नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल आपके राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रेगुलर क्लासेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको रात्रि 9 बजे क्लासेज अवेलेबल होती हैं राजस्थान 360 चैनल पर। इसके अलावा जो है मॉर्निंग में आपको 7 बजे क्लास अवेलेबल होती है, स्पेशल क्लास। अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आरपीएससी को सेलेक्ट करेंगे। वही आप फ्री स्पेशल क्लासेज को अनलॉक करने के लिए 10VV रेफरल कोड का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको जितनी भी स्पेशल क्लासेज है जो फ्री में अवेलेबल है वो सारी की सारी आपको एक्सेस हो जाएगी। बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आप जुड़ते हैं तो? रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाए। जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में चल रही है टाइम टू टाइम खुद को इवेल्युएट करने के लिए अनअकैडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है लाइव टेस्ट और क्विजेज। मतलब कि अनलिमिटेड लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलती है ताकि टाइम टू टाइम जो है आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकें और अनलिमिटेड एक्सेस। प्लस और फ्री कोर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लस कोर्स में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। जो स्टूडेंट हाँ आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर आंसर राइटिंग के सेशन और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जिनके साथ में अपने डाउट्स जो है आप क्लियर कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं उनके लिए अनअकैडमी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है शाम को, हर संडे के शाम को 4 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट। उसमें आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। स्कॉलरशिप टेस्ट का शेड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस दिन किसका जो है एग्जाम है इस सब्जेक्ट का। और यही आप जो है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, मतलब कि 27 महीने तक उसकी वैलिडिटी आपको अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ न्यू बैच कोर्सेज चल रहे हैं, ऑन वन बैच, उनमें आप जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं, अपने आरएस की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। पटवारी के लिए भी यहाँ पर आपको रिवीजन कोर्स अवेलेबल है। और जो स्टूडेंट यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान इनकी प्रिपरेशन को एक साथ में करना चाहते हैं वह 10B कोड के साथ में 1130 रुपये प्रति माह में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट राजस्थान के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं तो वह एक ही सब्सक्रिप्शन से सारे के सारे एग्जाम्स का जो है एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। तो 1 साल की फीस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो 7,000 रुपये का है और 2 साल की फीस जो है 8,400। उसमें भी अगर आप रेफरल कोड B10VV का इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको यहाँ पर 10% जो है और डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और 7,000 रुपये का जो कोर्स है वो हमारा 6,300 का, और 8,400 रुपये का जो कोर्स है वो आपका 7,560 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। 10BB रेफरल कोड के साथ में आप आसान किस्तों में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कर्नल टॉड ने किस शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया? तो कर्नल जेम्स टॉड यहाँ पर कौन से शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित करते हैं? बैराट शिखर, अचलगढ़ शिखर, गुरु शिखर और शेर शिखर। तो कर्नल टॉड यहाँ पर कौन से शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित करते हैं? तो गुरु शिखर को यहाँ पर संतों के शिखर के नाम से संबोधित करते हैं। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राजकीय भाषा है। राजस्थान गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं उसकी राजकीय भाषा आपसे पूछी जा रही है। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और पंजाबी। तो इनमें से कौन सी हमारे राजस्थान की राजकीय भाषा है? तो राजस्थान की राजकीय भाषा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी है हमारी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया? इनमें से वह कौन सी नदी है जिस पर पंडोह बांध का निर्माण किया गया है? रावी, सिंध, ब्यास और सतलज। पंडोह बांध का निर्माण यहाँ पर इनमें से कौन सी नदी पर? तो व्यास नदी पर किया गया है। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री, बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री जो है इनमें से कौन थे? तो गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और माणिक्यलाल वर्मा। बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री यहाँ पर हीरालाल शास्त्री। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो राजस्थान का नाम यहाँ पर कब दिया जाता है भौगोलिक क्षेत्र को, आपको ये बताना है। 15 अगस्त 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को और 25 मार्च 1956 को। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण आप लोगों को पता है कंप्लीट होता है यहाँ पर 7 चरणों में। उसमें 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर राजस्थान नाम जो है दिया जाता है। राजस्थान के निम्न जिलों में से नया जिला कौन सा है, मतलब कि नवीनतम जिला कौन सा है इनमें से, ये आप लोगों को बताना है। दौसा, प्रतापगढ़, राजसमंद और करौली। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो राजस्थान के निम्न जिलों में से नवीनतम जिला कौन सा है इनमें से? तो नवीनतम जिले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हो जाएगा हमारा प्रतापगढ़। ही हमारा सही आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो इनमें से वे कौन सा जिला है हमारे राजस्थान का जो अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सीमावर्ती राज्य, तो राजस्थान के सीमावर्ती राज्य जो है इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ये सभी। तो राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ये राजस्थान के हमारे सीमावर्ती राज्य हैं। तो यहाँ पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। राजस्थान में सर्वाधिक नदी कौन से संभाग में? सर्वाधिक नदियां हमारे राजस्थान के कौन से संभाग में है? उदयपुर संभाग, हाँ, गंगानगर, कोटा संभाग और इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक नदियां आप लोगों से पूछी जा रही है, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। बिल्कुल सी सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो वह कौन सी झील है हमारे राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है?
राजसमंद, कायलानाम, जयसमंद और नक्की झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जयसमंद झील है, जिसको ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। और ये झील कहाँ पर है? ये झील है आपकी उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो इनमें से वे कौन सा कारण है जो हमारे राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? शहरीकरण, अनुचित मृदा व जल प्रबंधन, अतिचारण और वनोन्मूलन। तो कौन सा एक कारण है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अतिचारण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वृक्ष मिलते हैं? तो राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर हमको सागवान के वृक्ष मिलते हैं? तो राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर हमको सागवान के वृक्ष मिलते हैं? सागवान के वृक्ष हमको अगर हम यहाँ पर बात करें, सागवान के वृक्ष जो है मुख्य रूप से हमको जो मिलते हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो है नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो राजस्थान में जो चूलिया जलप्रपात है इनमें से कौन सी नदी पर है? माही, सोन, चंबल और लूणी। तो राजस्थान में जूलिया जलप्रपात जो है यहाँ पर कौन सी नदी पर है? तो वो चंबल नदी पर है। और आप जितने भी जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और आपके जो भी डाउट हो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र, तो इनमें से वे कौन सा स्थान है हमारे राजस्थान में जहाँ पर हमको भूरी मृदा मिलती है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ का भाग, हाड़ौती का पठार और राजस्थान का दक्षिणी भाग। जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। रेगुलर क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 9 PM आपकी क्लास अवेलेबल है शाम को। तो भूरी मृदा के प्रसार क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान में हमको अरावली का जो दोनों तरफ का जो हिस्सा है हमारे, राजस्थान में जो है हमारे लगभग मध्य में यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। और इस अरावली पर्वतमाला के दोनों तरफ का जो हिस्सा है हमारा, वहां पर हमको मिलती है राजस्थान में भूरी मृदा। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान में मृत नदी का क्या नाम है? तो इनमें से वह कौन सी नदी है जिसका नाम मृत नदी मतलब कौन सी है? बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी और गग्गर नदी। मृत नदी का क्या नाम है हमारे राजस्थान में? तो मृत नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो गग्गर नदी। ठीक है, जिसको अगर हम बात करें तो सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। गग्गर नदी जो है हमारी यहाँ पर ही सही आंसर हो जाए।
राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो इनमें से वह कौन सी झील है हमारे राजस्थान की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? चिलीसेड, नक्की, आना सागर और जैसमंद। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद झील। सुकड़ी नदी के बहाव क्षेत्र वाला जिला नहीं, मतलब कि वह सुकड़ी नदी जो है इनमें से कौन से जिले में नहीं जाती? जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही और जालौर। तो सुकड़ी नदी की अगर हम बात करें तो जोधपुर में नहीं, बाकी बाड़मेर, सिरोही व जालौर। जालौर में जो बाकली बांध है वो सुकड़ी नदी पर ही है। तो सुकड़ी नदी के बहाव क्षेत्र वाला जिला यहाँ पर जालौर नहीं, सॉरी जोधपुर नहीं है। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? इनमें से वह कौन सी झील है जिसमें नेहरू गार्डन स्थित है? आना सागर, राजसमंद, फतेह सागर और पिछोला। तो नेहरू गार्डन जो है यहाँ पर कौन सी झील में नहीं है? तो नेहरू गार्डन जो है सॉरी झील में है, तो फतेह सागर झील में है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर नेहरू गार्डन का फतेह सागर लेक। माउटा नामक झील कहाँ पर स्थित है? इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर आपको माउटा नामक झील मिलती है? उदयपुर, बंदबारेठा, अलवर और आमेर। तो माउटा नामक झील हमको कहाँ मिलती है? तो माउटा नामक झील जो है आमेर में मिलती है। डी हमारा सही आंसर है। जैसलमेर बहने वाली नदी है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो जैसलमेर में बहने वाली है? लूणी, सुकड़ी, खारी और काकड़ी। जैसलमेर में बहने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी है? तो जैसलमेर में बहने वाली नदी यहाँ पर काकड़ी नदी। डी हमारा सही आंसर है। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है? हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू। तो राजस्थान के कौन से जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो श्री गंगानगर यहाँ पर जिला जो है हमारा सही आंसर होगा। सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर सोम, कमला व अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़पुर, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा ये, उदयपुर और बांसवाड़ा। अभी आप लोगों को पता होगा राजस्थान पुलिस एसआई का जो पेपर हुआ उसमें भी ये पूछा गया है। सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना हमारे राजस्थान के डूंगरपुर में। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। सिद्धमुख नौहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश। सिद्धमुख नौहर परियोजना भारत के किस राज्य में है?
तो सिद्धमुख नौहर परियोजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? तो हमारे राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, व सीकर। तो राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? तो गुड़गांव नहर से सिंचाई भरतपुर में होती है। बी यहाँ पर सही आंसर। बिलास बिलास सिंचाई परियोजना या बिलास सिंचाई योजना संबंधित है कोटा से, बूंदी से, चूरू से और झालावाड़ से। बिलास सिंचाई योजना इनमें से किससे संबंधित? बिलास सिंचाई योजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कोटा से संबंधित है। बिल्कुल ए हमारा सही आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? इनमें से वह कौन सा दिनांक है जब से इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ होता है? 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1960, 31 मार्च 1970 और 31 मार्च 1985। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब होता है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है यहाँ पर 1958 में स्टार्ट होती है। ये हमारा सही आंसर। मार्च तो सभी में था, तो 31 मार्च 1958 ये जरूर ध्यान रखिए। 1958 से जो है इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर शुरू होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। इनमें से कौन से जिले हैं हमारे राजस्थान के जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र हमको उपलब्ध होता है? उदयपुर और राजसमंद जिलों में, सवाई माधोपुर व करौली जिलों में, चित्तौड़गढ़ जिलों में, कोटा व बारा जिलों में। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे राजस्थान के कोटा व बारा जिलों में। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है? मतलब कि हमारे राजस्थान में जो है इनमें से कौन सी वनस्पति नहीं मिलती है? उष्णकटिबंधीय कटीली वनस्पति, उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति और उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनस्पति। तो इनमें से कौन सी वनस्पति जो है हमारे राजस्थान में नहीं मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय ये तटीय वनस्पति जो है हमारे यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये डी आंसर हो जाएगा इसका। तटीय वनस्पति हमारे यहाँ पर नहीं मिलेगी, मरुस्थलीय वनस्पति मिलेगी, शुष्क मिलेगी, कंटीली मिलेगी, लेकिन ये तटीय वनस्पति जो है हमारे यहाँ पर नहीं अवेलेबल। निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? अभी हमने बात करी थी वन क्षेत्र कहाँ पर आती है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर? करौली में, बांसवाड़ा में, सिरोही में व उदयपुर में। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक जो है इसको शेयर जरूर करें। तो इनमें से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है यहाँ पर प्रतिशत मिलता है? तो प्रतिशत जो है यहाँ पर उदयपुर में मिलता है। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला, तो इनमें से वे कौन सी महिला है जो वनों की रक्षा के लिए अमर शहीद हुई? कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम और अमृता देवी। तो वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला जो है इनमें से कौन?
तो अमर शहीद महिला अमृता देवी आप लोगों को पता होगा सभी को अच्छे से। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है? कोटा, पाली, अजमेर व धौलपुर। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से कौन सी जगह पर है? तो कोटा में स्थित है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोटा। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं के परिणाम से? पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान यहाँ पर किससे होता है? पेड़ों से, बैल से, गाय से और ऊंट से। तो पश्चिमी राजस्थान की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर सर्वाधिक नुकसान जो है यहाँ पर गायों के परिणाम स्वरूप होता है। गोडावन पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलता है? तो घोड़ावन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो घोड़ावन जो है यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थली में मिलता है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर। राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? सबसे अधिक सर्वाधिक तापीय विद्युत यहाँ पर कहाँ से मिलती है? कोटा थर्मल से, सिंगरौली से, रिहंद से और अनूपगढ़ से। और आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे हम कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर डाल देंगे ताकि आप लोगों को जो है कंफ्यूजन ना हो। तो राजस्थान को सर्वाधिक ताप विद्युत कहाँ से उपलब्ध होती है? इनमें से भी कौन सी जगह है? तो कोटा थर्मल से उपलब्ध होती है, ये हमारा सही आंसर है। राजस्थान में परिवहन के साधनों में से नहीं है, इनमें से वे कौन सा है जो हमारे राजस्थान में परिवहन के साधनों में से नहीं? रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग व सड़क मार्ग। तो यहाँ पर परिवहन के साधनों में से नहीं है, तो जल मार्ग आप लोगों को पता है हमारे राजस्थान में जो है किसी प्रकार का जो है नहीं है। जल मार्ग हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, तारागढ़ दुर्ग ही है, का निर्माण किसने करवाया? रावदेव हाड़ा, आनाजी, राणा कुंभा व पृथ्वीराज। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? रावदेव हाड़ा, ये हमारा सही आंसर। राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ पर है? तो इनमें से कौन सा है? ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल हमारे राजस्थान का।
ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे राजस्थान का जो है यहाँ पर माउंट आबू में होगा, और माउंट आबू जो है यहाँ पर सिरोही में। जैसलमेर के संस्थापक, जैसलमेर नगर के संस्थापक इनमें से कौन है? अजयपाल, राव जोधा जी, राव बीका जी और राव जैसल जी। तो जैसलमेर नगर के संस्थापक, जैसलमेर नगर के संस्थापक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राव जैसल, डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक भेड़ पाले जाते हैं? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक भेड़ मिलते हैं हमको? बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में और बीकानेर। सर्वाधिक भेड़ कहाँ मिलते हैं? तो सर्वाधिक भेड़ आपको मिलेंगे यहाँ पर बाड़मेर में। बाड़मेर इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सर्वाधिक भेड़ आपको बाड़मेर में मिलेगी। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब होती है? कौन से सन में राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना होती है? 1972 में, 1973 में, 1974 में और 1984 में। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब होती है? राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना इनमें से 1973 में होती है, बिल्कुल बी आप सही आंसर दे रहे हैं। राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ पर विकसित है? भरतपुर में, कोटा में, धौलपुर में और करौली में। तो राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग, कांच निर्माण उद्योग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कांच निर्माण उद्योग यहाँ पर धौलपुर में है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला, इनमें से वे कौन सा जिला है हमारे राजस्थान का जो सबसे अधिक आर्द्र है? सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़ व बीकानेर। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला, तो हमारे राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला जो है झालावाड़ हो जाएगा। और वही आपसे सर्वाधिक आर्द्र स्थल पूछ ले तो आपका माउंट आबू। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिए। सी हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र इनमें से कहीं किस जगह पर स्थापित किया गया है, ये पूछना चाह रहे हैं। जैसलमेर में, जयपुर में, जोधपुर में और अजमेर। राजस्थान का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, राजस्थान का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है जयपुर, बी हमारा सही आंसर। राजस्थान में सर्वप्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहाँ पर हुई? राजस्थान में पहले सर्प उद्यान की स्थापना इनमें से किस जगह पर होती है? कोटा, अजमेर, जयपुर और किशनगढ़। राजस्थान में पहले सर्प उद्यान की स्थापना यहाँ पर किस जगह पर होती है? तो कोटा में होती है, ए हमारा यहाँ पर सही आंसर।
केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इनमें से केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। काजरी के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी। तो यहाँ पर कहाँ पर है आपके? काजरी की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो जोधपुर में। सुमेलित करना है आपको यहाँ पर अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कौन सा यहाँ पर सुमेलित है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा किससे सुमेलित होगा मतलब? अगस्त घोषणा के समय कौन था? अगस्त प्रस्ताव के समय कौन होता है? अगस्त संकल्प किसके द्वारा होता है? और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है यहाँ पर किसके द्वारा मनाया? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक हमारा सही आंसर होगा, 2, 1, 4, 3। अगस्त घोषणा की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लॉर्ड लिनलिथ को। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो इनमें से वे कौन है जिसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.टी. शाह, बी.एन. राव और ए.के. अय्यर। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव को यहाँ पर किया जाता है नियुक्त। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो इनमें से वे कौन सा ऑप्शन है जब राज्यसभा भंग की जा सकती है? 5 वर्ष पश्चात, राष्ट्रपति शासन में, संकटकालीन स्थिति में और राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। संविधान के लिए किस किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? भारत का जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 52, 63, 76 और 148। महान्यायवादी की नियुक्ति यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो अनुच्छेद 76।
विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक जो है इसके वर्ष अवकाश जो है यहाँ पर ग्रहण करते हैं? प्रत्येक वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं 1/2, 1/3, 1/4 और 2/3। विधान परिषद के जो है यहाँ पर कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पर विधानसभा की विधान परिषद के बारे में बात हो रही है, तो विधान परिषद की जो है प्रत्येक प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर इसके कार्यकाल की जो है यहाँ पर 1/3 सदस्य जो है यहाँ पर अवकाश ग्रहण करते हैं। किसी विधानसभा में किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और स्पीकर। किसी विधानसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो उत्तर की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो यह विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर की अनुमति के बिना जो है, सॉरी, विधानसभा अध्यक्ष होगा यहाँ पर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है? राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है यहाँ पर पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? तो यहाँ पर वीपी सिंह के कार्यकाल के दौरान ही हमारा सही आंसर हो जाए। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, जो आप लोगों को पता होगा। 2015 में जिसे नीति आयोग जो है मैं बदल दिया गया, तो यहाँ पर योजना आयोग की जो है स्थापना किसके द्वारा की जाती है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। संसद के एक अधिनियम के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा और संविधान के एक प्रावधान के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा भी हमारा यहाँ पर सही आंसर। राष्ट्रपति राष्ट्र की आपातकाल घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें लगे कि भारत, यहाँ पर भारत हो जाएगा, भारत की सुरक्षा खतरे में है, प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दे, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित जो है यहाँ पर निर्णय प्राप्त हो और संसद ऐसी उद्घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है यहाँ पर कब कर सकते हैं? तो जब उन्हें जो है इसके द्वारा केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो है यहाँ पर लिखित निर्णय प्राप्त हो। बिल्कुल, यहाँ पर 3 जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू? इनमें से वह कौन सा है जब जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होता है?
26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1957 और 26 जनवरी 1971। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1957 को लागू होता है। यह 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो। लोक नीति का बहुत प्रसिद्ध गार्बेज कैन या कचरा पात्र मॉडल किसके द्वारा दिया गया? ये आप लोगों को बताना है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, गार्बेज कैन या कचरा पात्र का मॉडल? ये गार्बेज कैन या कचरा पात्र का मॉडल जो है यहाँ पर स्ट्रॉस व डेविड स्टर्न के द्वारा दिया गया। बी हमारा सही आंसर होगा। पॉलिसी साइंस या ऑप्टिकल मॉडल को किसने प्रतिपादित किया? तो इनमें से वे कौन थे जिसने ये प्रतिपादित किया? पॉलिसी साइंस या ऑप्टिकल मॉडल, कोहेन, डी वॉल्टो, वुड्रो विल्सन और दो। पॉलिसी साइंस या ऑप्टिकल मॉडल को यहाँ पर वुड्रो विल्सन जो है यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं। सी सही आंसर होगा। हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है का रासायनिक नाम? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का नाम सोडियम थायोसल्फेट। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, सोडियम थायोसल्फेट। राजस्थान में जिस राजस्थान में राज्य नियोजन मंडल का गठन किसकी सिफारिश के आधार पर किया? इसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान में राज्य नियोजन मंडल का गठन किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो राज्य नियोजन मंडल का गठन जो है यहाँ पर राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1967 के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा एसडीआर, एसडीआर के संबंधित जो है यहाँ पर पूछा गया है, तो वो बताना आपको। तो एसडीआर की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो एसडीआर जो है यहाँ पर बुक कीपिंग एंट्री होती है।
ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है यहाँ पर एक प्रकार की बुक कीपिंग एंट्री होती है। 4 ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल सही आंसर है। क्रिसिल का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्य से होता है? क्रिसिल का संबंध जो है इनमें से कौन से कार्य के लिए कार्य से है? कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन, उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त व्यवस्था करना, और निर्यात व्यापार हेतु वित्त व्यवस्था करना। क्रिसिल का संबंध यहाँ पर किस कार्य से है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो क्रिसिल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन करना। एक नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल, आप ए जो आंसर दे रहे हैं या एक जो आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं? प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए इन उपायों में से कौन सा उपाय ठीक नहीं है? अपस्फीति, विनिमय नियंत्रण, अवमूल्यन और आयात नियंत्रण। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से कौन सा मौद्रिक नहीं है? तो यह है अपस्फीति है, ये हमारा सही आंसर। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद आरक्षण अनुपात और उपरोक्त सभी। कौन सा यहाँ पर केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग केंद्रीय बैंक के द्वारा किया? तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ये हमारा प्रश्न हो गया। हिक्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इनमें से हिक्स का व्यापार चक्र सिद्धांत किस पर आधारित है? बचत व विनियोग की अंतरक्रिया पर, गुणक व त्वरक की अंतरक्रिया पर, मूल्यों के उच्चावचन पर, और बाजार में प्राप्त विनियोग पर। हिक्स का व्यापार चक्र सिद्धांत किस पर आधारित है? इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करें तो गुणक व त्वरक की अंतरक्रिया पर आधारित है। भी हमारा सही आंसर होगा। सीएनपी और जीडीपी में अंतर है। सीएनपी और जीडीपी में जो है किस बात का अंतर है? सकल विदेशी विनियोग का, शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का, और विदेशों से शुद्ध साधन आय का। इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करें तो विदेशों से शुद्ध साधन आय का, डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसका हरित क्रांति से संबंध है? अधिक उपज देने वाले बीजों से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से,
और जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो है अधिक उपज देने वाले बीजों से। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? इनमें से वे कौन सा राज्य है जहां पर शून्य आधारित बजट को अपनाया जाता है सर्वप्रथम? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को तकनीक को अपनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा यह अपनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मद फफूंदी से तैयार की जाती है? इनमें से वे कौन सी मद है जिससे हम फफूंद से तैयार करते हैं? क्लोरोफॉर्म, डिसरीन, पेनिसिलिन और कुनैन। इनमें से कौन सी मद फफूंदी से तैयार की जाती है? तो पेनिसिलिन, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, पेनिसिलिन। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है, तो भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र जो है इनमें से कौन सा है? भट्टी, कोलार, देगाना और खेतड़ी। तो भारत का एकमात्र टंगस्टन का उत्खनन केंद्र, तो ये डेगाना है। और डेगाना आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि हमारे राजस्थान के कौन से जिले में है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग, तो इनमें से वे कौन सा है जो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग और कपड़ा उद्योग। तो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है यहाँ पर भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग। एक नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? योजना से संबंधित सबसे पहला विचार कौन प्रस्तुत करता है यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया, मुंबई के उद्योगपति और श्रीमंत नारायण। भारत में योजना से संबंधित पहले सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय जो है किसको जाता है? तो भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय एम विश्वेश्वरैया को जाता है, बी हमारा सही आंसर। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई की जिसने हरित क्रांति को जन्म, तो हरित क्रांति को जन्म देने वाली जो है यहाँ पर पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी।
इस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो हरित क्रांति को जन्म देती है यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना, चतुर्थी योजना। राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इनमें से वे कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे पहले चीनी मिल स्थापित की जाती है? दी मेवाड़ शुगर मिल, दी गंगानगर शुगर मिल, केसरॉय पाटन शुगर मिल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम कौन सी चीनी मिल जो है यहाँ पर स्थापित की जाती है हमारे राजस्थान में? तो राजस्थान में यहाँ पर स्थापित की जाती है दी मेवाड़ शुगर मिल। पीरामल समूह का संबंध है। पीरामल समूह का संबंध जो है इनमें से किससे है? कोटा से, पगड़ झुंझुनू से, पिलानी झुंझुनू से, और जयपुर से। पीरामल समूह का संबंध इनमें से किससे है? पीरामल समूह का संबंध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह है बगड़ झुंझुनू से। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया? कब आजीविका मिशन प्रारंभ होता है? 2004, 2005, 2006 और 2007। तो राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ कब होता है? तो ये प्रारंभ होता है 2004 में। एक नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर। राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1918 में, 1917 में, 1916 में, और 1915। तो कौन से सन से स्टार्ट होता है राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन? 1917 से स्टार्ट होता है। बी बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं। बाड़मेर में लगने वाली रिफाइनरी जो है एचपीसीएल, एचपीसीएल की, और राजस्थान सरकार की अंश भागीदारी, तो अंश भागीदारी कितनी है ये आप लोगों को बताना है। 81-15, 75-25, 74-26, और 65-35। रिफाइनरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 74-26 जो अंश है, अंश भागीदारी, राजस्थान सरकार और एचपीसीएल की। राजस्थान का कौन सा शहर ग्लास बक्स में प्रथम है? तो हमारे राजस्थान का वह कौन सा शहर है जो ग्लास बक्स में प्रथम है? कोटा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, और उदयपुर।
राजस्थान का कौन सा शहर जो है यहाँ पर ग्लास वर्क्स में प्रथम है? तो धौलपुर हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राज्य में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर विकसित किए गए? सीतापुरा जयपुर में। और इनमें से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में, इनमें से सभी औद्योगिक क्षेत्रों का मतलब यहाँ पर है सीतापुरा जयपुर, योप्यान की भिवाड़ी, कोरोनाडा, जोधपुर, और इन तीनों में। ये आप लोगों को जो है आंसर देना है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तीनों जगह पर है। 2 नंबर जो है बी हमारा सही आंसर है। मॉडर्न बेकरी लिमिटेड की स्थापना किस शहर में की गई? मॉडर्न बेकरी लिमिटेड जयपुर में, कोटा में, अलवर में, और जोधपुर में। मॉडर्न बेकरी लिमिटेड की स्थापना जो है यहाँ पर जयपुर में। नया सहकारिता अधिनियम कब से लागू हो गया? तो इनमें से वह कौन सी तिथि है जब से लागू हो जाता है नया सहकारिता अधिनियम? 14 नवंबर 2000, 14 नवंबर 2001, 14 नवंबर 2002, और अभी नहीं। तो नया सहकारिता अधिनियम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 14 नवंबर 2002 से ये लागू हो जाता है। स्टोरेज बैटरियों की तुलना में, स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है लोहा, तांबा, जस्ता, और कलई। तो स्टोरेज बैटरियों में उपयोग में लाई जाने वाली धातु जो है इनमें से कौन सी है? स्टोरेज बैटरियों में उपयोग में लाई जाने वाली धातु जो है यहाँ पर जस्ता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइनर कहाँ पर स्थित है? इनमें से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइनर स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर, और बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइनर चेन्नई में स्थित है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इनमें से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पैरा हार्मोन, पैराथार्मोन, एकेडाइसोन, और इकोटीन। कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पर सी हमारा सही आंसर होगा। एकेडाइसोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सूर्य में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन? 71, 81, 91, और 51।
सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो हाइड्रोजन की मात्रा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सूर्य में जो है वो 71% है। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, तो इनमें से किसके द्वारा डीएनए परीक्षण जो है यहाँ पर विकसित किया जाता है? डॉक्टर एलेक्स जेफरिस द्वारा, डॉक्टर वी के कश्यप द्वारा, वॉटसन व क्रिक द्वारा और ग्रेगर मेंडल द्वारा। डीएनए टेस्टिंग जो है यहाँ पर, डीएनए टेस्ट जो है यहाँ पर इनमें से किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो डीएनए परीक्षण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर एलेक जेफरिस द्वारा जो है यहाँ पर विकसित किया जाता है। आंख में वंग दर्शन मतलब कि कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? रक्तक कोट, रट पटली कोट, तकाला और संकुल। आंख में वर्ण दर्शन या कलर विजन जो है यहाँ पर, इनमें से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो आंख में जो है यहाँ पर कलर विजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह शंकु के द्वारा जो है यहाँ पर होता है। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहे तो उस पर हरे कार्बोनेट की जो है यहाँ पर परत बन जाती है, वो किस धातु के बारे में बात होती है? खुली हवा में पड़ी रहने पर सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक। कॉपर हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं जी। क्या पूछना चाहते हैं हंटर मास्टर जी? तो खुले समय तक अगर कॉपर को छोड़ा जाएगा तो इस पर हरे कार्बोनेट की यहाँ पर परत आ जाएगी। पूछ लीजिए, ये हमारा वैसे भी लास्ट क्वेश्चन था। जो आप पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर कॉपर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे वो हम यहाँ पर कल की क्लास में करेंगे। और बाकी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, जो भी अगर कोई प्रश्न पूछना हो, देखिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कीजिए, तो आप लोगों के लिए जो है बेनिफिट रहेगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे आप तो उसमें आपको डेफिनेटली जो है दूसरे एग्जाम में सफलता मिल ही जाएगी। ठीक है, और यूपीएससी में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कीजिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। और बाकी आपको जो है जो कुछ भी डाउट हो, आप जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।
तो 10BV रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड का उपयोग कर सकता है अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में। लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को यहाँ पर प्रेस करें। बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको अवेलेबल होते रहेंगे। रात्रि 9 बजे आपको क्लास अवेलेबल होगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।